हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लीगल बाबा पर। ये जो वीडियो है ये पार्ट थर्ड है प्रिवेंशन करप्शन एक्ट की। इसमें हम सेक्शन 11 से आगे कवर करने वाले हैं। इसके पहले के जो दो पार्ट बनाए हैं हमने, उसमें हमने सेक्शन 10 तक कवर किया है। तो अगर आपने इसको भी आप पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो आप पहले सेक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले कवर कर लें, उसके बाद इस पार्ट 3 को कवर करें। इसमें सेक्शन 11 से स्टार्ट किया है। तो आइए बिगर टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 11 बात करता है पब्लिक सर्वेंट ऑब्टेनिंग अनड्यू एडवांटेज विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम पर्सन कंसर्न इन प्रोसीडिंग और बिजनेस ट्रांजैक्टेड बाय सच पब्लिक सर्वेंट। तो इसमें बोला है कि हुएवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट एक्सेप्ट और ऑब्टेन और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन फॉर हिमसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन एनी अनड्यू एडवांटेज विदाउट कंसिडरेशन और फॉर अ कंसिडरेशन विच ही नोज टू बी एडिक्वेट। तो अब यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो कि एक्सेप्ट कर रहा है, ऑब्टेन कर रहा है या फिर कोशिश कर रहा है ऑब्टेन करने की खुद के लिए या किसी और के लिए ऐसा कोई अनड्यू एडवांटेज। आपको अनड्यू एडवांटेज बता चुका हूं मैं, 2D में डिफाइन है, वहां पर हमने पहले भी देखा है प्रीवियस में। इस तरीके कोई भी अनड्यू एडवांटेज अगर वो कोशिश भी कर रहा है लेने की, या दो चीजों का ध्यान रखना है, विदाउट कंसिडरेशन या फिर कंसिडरेशन विच इज नोज टू बी इनएडिक्वेट। अब इनएडिक्वेट कंसिडरेशन का एग्जांपल हम ऐसा ले सकते हैं कि अगर मार्केट वैल्यू किसी प्रॉपर्टी की 40 लाख है और उसको अगर 1 लाख में उसको वो मिल जाए तो इसको इनएडिक्वेट कंसिडरेशन कहेंगे कि जो एक्चुअल मार्केट में अगर कोई इसको खरीदेगा तो 40 लाख देगा, बट आपने 1 लाख देकर ही उसको ले लिया है। तो यहां पर बोला गया है कि ऐसा कोई पब्लिक सर्वेंट एक्सेप्ट करता है, ऑब्टेन करता है और अटेम्प्ट करता है इस चीज को, अनड्यू एडवांटेज को लेने के लिए विदाउट कंसिडरेशन या फिर कंसिडरेशन विच ही नोज टू बी इनएडिक्वेट फ्रॉम एनी पर्सन whom he knows to have been or to be likely to be concerned in any proceeding। अब यहाँ पर हम इसको एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि यहाँ पर जो भी आगे बोला गया है कि वो बिजनेस ट्रांजेक्ट करता है पब्लिक सर्वेंट से या फिर जो भी कंसर्न है प्रोसीडिंग में। अगर हम इसका एग्जांपल लें कि अगर सपोज जज एक पब्लिक सर्वेंट है, तो अगर पब्लिक जज को मालूम है कि ये सामने वाला बंदा जो है ये बेल लगाने आएगा और वो अगर इस तरीके का कोई डिमांड करता है, अनड्यू एडवांटेज लेता है, जो कि दो चीजें हमने देखी यहाँ पर ऊपर कि विदाउट कंसिडरेशन या फिर कंसिडरेशन जो इनएडिक्वेट है, तो उसको मालूम है कि जब ये प्रोसीडिंग चलेगी हमारे उसके समक्ष तो वो उसको बेल वगैरह वो एप्लीकेशन लगाएगा, तो वो इस तरीके की उससे शायद पहले कहीं डिमांड रख ले। तो अगर इस तरीके कोई भी उसको एडवांटेज अनड्यू एडवांटेज इस एक्ट में मिलता है तो उसको सेक्शन 11 में कवर किया जाएगा और ये पनिशेबल ऑफेंस है। या तो कोई पब्लिक सर्वेंट ने कोई बिजनेस जब ट्रांजेक्ट कर रहा है किसी से, तब उसने इस तरीके का कुछ ऑब्टेन किया अनड्यू एडवांटेज, या फिर ये जो हमने एग्जांपल लिया ये परफेक्ट एग्जांपल है इसके लिए। तो इस तरीके का अगर कुछ भी अपराध होता है तो वो सेक्शन 11 ऑफ प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1988 के अंदर यहाँ पर कवर होगा और इसमें पनिशमेंट दी गई है नॉट लेस देन 6 मंथ बट विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड शाल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। मतलब कम से कम 6 महीने तक के लिए सजा होगी और मैक्सिमम ये 5 साल तक के लिए सजा हो सकती है एंड जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये सेक्शन 11 था। आइए नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 12 की ओर। सेक्शन 12 बात करता है पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस। तो हुएवर अबेट एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट whether or not that offense is committed in consequence of that abatement shall be punishable with imprisonment। तो यहाँ पर इसका अबेटमेंट तक भी, जो इस एक्ट के अंदर अगर कोई ऑफेंस किया है उसका अबेटमेंट भी किया है अगर आपने, तो भी वो भी यहाँ पर पनिशेबल है। अगर वो आपने सपोज यहाँ पर किसी ने अगर किसी को अबेट किया और अगर उसने वो अपराध किया चाहे ना किया हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आपने अबेट किया है ना तो वो पनिशेबल है। वो सेक्शन 12 के अंदर कवर होगा जिसमें पनिशमेंट दी गई है नॉट लेस देन 3 बट विच में एक्सटेंड टू 7 years। मतलब मिनिमम 3 साल की सजा और ये 7 साल तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है एंड शैल बी लायबल टू फाइन। तो यहाँ पर अबेटमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन 12। ये डायरेक्ट आ सकता है कि अबेटमेंट की बात कहाँ की गई है प्रिवेंशन करप्शन एक्ट में, तो आपको सेक्शन 12 को याद रखना है। आइए नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 13 की ओर। सेक्शन 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय पब्लिक सर्वेंट की बात करता है। अ पब्लिक सर्वेंट इज सेड टू कमिट द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिसकंडक्ट इफ ही dishonestly or fraudulently misappropriate or otherwise convert for his own use any property entrusted to him or any other property under his control as a public servant or allow any other person so to do। अब यहाँ पर बोला है कि कोई पब्लिक सर्वेंट को तब कहा जाएगा कि उसने क्रिमिनल मिसकंडक्ट का ऑफेंस किया है
जब वो कोई डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली मतलब बेईमानी से या इस तरीके से अगर मिसअप्रोप्रिएट करता है कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि उसको भरोसे पर दी गई थी, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट था, उसको इस भरोसे पर दी गई थी, उसके कंट्रोल में ये प्रॉपर्टी दी गई थी, और वो उस प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, मिसअप्रोप्रिएट कर रहा है और अदरवाइज या फिर को कन्वर्ट कर रहा है, वो प्रॉपर्टी जो सरकार की है वो अपने खुद की प्रॉपर्टी में उसको कन्वर्ट कर रहा है। अगर इस तरीके कोई अपराध कर रहा है तो यहां पर बोला जाएगा कि वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट कर रहा है, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट। सर इसी का बी वाला क्लॉज बात करता है, इफ ही इंटेंशनली एनरिच हिमसेल्फ इलिसिटली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज ऑफिस। अगर मतलब जब इसका जब टर्म पीरियड, जैसे अगर कोई पब्लिक सर्वेंट को 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया है और उतने टर्म पीरियड में अगर कोई अपने आप को एनरिच कर रहा है, मतलब वो अपने अपनी जेब भरते जा रहा है, अब जो प्रॉपर्टी उसको किसी पर्पस के लिए दी गई है और उसको कन्वर्ट करके खुद की प्रॉपर्टी बना रहा है और खुद ही उनका यूज कर रहा है, अगर इस तरीके कोई भी इंटेंशनली एनरिच कर रहा है खुद को, तो ये लीगल है और ये इस सेक्शन के अंदर पनिशेबल ऑफेंस है। तो एक्सप्लेनेशन 1 बात करता है, अ पर्सन शैल बी प्रिज्यूम टू हैव intentionally enrich himself illicitly if he or any person on his behalf is on possession at any time during the period of his office been in possession of pecuniary resources। यहाँ बोला है कि ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो जो पर्सन है वो इंटेंशनली एनरिच कर रहा है जब उसके वो जो पीरियड होगा, जितने टाइम के लिए उसको वो ऑफिस मिला है, अगर वो पोजेशन में है कोई पेक्यूनरी रिसोर्सेज के या फिर कोई प्रॉपर्टी जिसको उसने मिसअप्रोप्रिएट या डिसअप्रोप्रिएट करके उसकी जो नोन सोर्स ऑफ इनकम है उसमें अगर उसने उसको वो बता नहीं सकता कि उसने ये कहाँ से कमाया। जैसे कि हम अगर इसका एग्जांपल लें, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसकी सैलरी 30,000 रुपये महीने की है, तो सालाना उसकी इनकम क्या होगी, 3,60,000, 4 लाख, और उसके पास कितना अकाउंट में पैसा हो सकता है। अगर सपोज करें उसी पब्लिक सर्वेंट के अकाउंट में अगर 3 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो अगर वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि ये 3 करोड़ उसके पास कहाँ से आए, और अगर इसका वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहा है, जो भी अथॉरिटी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि ये पैसा कहाँ से आया, तो इसको यहाँ पर प्रिजम्पशन में डाला जाएगा कि आपने इंटेंशनली खुद को एनरिच किया है इलीगल तरीके से। तो ये एक्सप्लेनेशन 1 बात करता है। एक्सप्लेनेशन 2 बोलता है कि नोन सोर्स ऑफ इनकम मीन्स इनकम रिसीव फ्रॉम एनी लॉफुल सोर्सेज। तो जो वो 30,000 उसको हर महीने जो वो काम कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है और उसके मिल रहे हैं, वो आ जाएंगे नॉन सोर्स ऑफ इनकम में। और ऐसा कोई पैसा उसने इलीगली कमाकर कहीं से लेके आया हो तो वो आ जाएगा अननोन सोर्स, की मतलब कोई दूसरे इलीगल सोर्स से आया जिसका वो प्रॉपर तरीके से बता नहीं पाएगा कि ये पैसा आया कहां से। सबसेक्शन 2 बात करता है कि एनी पब्लिक सर्वेंट जिसने भी कमिट किया है क्रिमिनल मिसकंडक्ट वो पनिशेबल होगा इम्प्रिजनमेंट से, और पनिशमेंट दी गई है 4 साल, नॉट लेस देन 4 years बट विच में एक्सटेंड टू 10 years। मतलब मिनिमम पनिशमेंट यहाँ पर 4 साल है, और देखा जाए तो कितनी एक्सटेंड की जा सकती है, 10 साल तक, और जुर्माना लगाया जाएगा। एंड शाल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। ये सेक्शन 13 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसकी पनिशमेंट और इवन जो क्लॉज है और क्लॉज बी है, ये दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 14 की ओर। सेक्शन 14 बात करता है पनिशमेंट फॉर हैबिचुअल ऑफेंडर के बारे में। तो जो लोग ऑलरेडी ऐसे कोई जिन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी अपराध करके वो जेल जा चुके हैं, अगर वापस से वो अपराध कर रहे हैं, सब्सिक्वेंटली कमिट कर रहे हैं ऐसा कोई ऑफेंस इस एक्ट के अंदर जो पनिशेबल है, तो यहाँ पर पनिशमेंट थोड़ी सी उनको बढ़ाकर दी जाएगी, जो कि है नॉट लेस देन 5 years बट विच में एक्सटेंड टू 10 years। मतलब मिनिमम पनिशमेंट जो है वो 5 साल दी जाएगी, जो कि 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है। एंड शाल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन वगैरह भी लगाया जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 15 की ओर। सेक्शन 15 बात करता है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट। तो अभी जो हमने सेक्शन 13 का 1 का ए देखा, जिसमें वो जो प्रॉपर्टी है पब्लिक सर्वेंट वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट कर रहा है, वहां पर वो कन्वर्ट कर रहा है खुद के यूज के लिए, तो यहाँ पर बताया है कि उसका अटेम्प्ट भी करना, अगर कोई ऐसा पब्लिक सर्वेंट इवन अटेम्प्ट भी करता है, कोशिश भी करता है खुद को किसी जो सरकार की प्रॉपर्टी जो उसको दी गई है, क्योंकि वो ऐसा पब्लिक सर्वेंट है उसके अंदर, या कोई भी इस तरीके की प्रॉपर्टी है वो खुद में कन्वर्ट करने की भी कोशिश करता है अगर खुद की प्रॉपर्टी में, तो उसका अटेम्प्ट करना भी अपराध है, और उसको यहाँ पर पनिशेबल बताया गया है, जिसमें सजा होगी नॉट लेस देन 2 years बट विच में एक्सटेंड टू 5 years। मतलब मिनिमम 2 साल और मैक्सिमम 5 साल तक की उसको सजा दी जा सकती है यहाँ पर सेक्शन 15 में। तो ये सेक्शन जो 14 है 15 है, पहली बात तो सेक्शन वाइज ही पूछे जा सकते हैं कि प्रिवेंशन करप्शन एक्ट के अंदर 13 के 1 के बी में अटेम्प्ट कहाँ पर पनिशेबल बताया गया है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सेक्शन 15 की बात हो रही है, तो हमें यहाँ पर सेक्शन 15 हैबिचुअल ऑफेंडर से रिलेटेड पनिशमेंट कहाँ दी गई है, तो सेक्शन 14। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। आइए सेक्शन 16 की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन 16 बात करता है मैटर्स टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर फिक्सिंग फाइन। अब हमने इतनी देर से हम पढ़ते आ रहे हैं कि शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, तो इसका मतलब क्या है, मतलब क्या एक बेस क्या होगा इसका, ये फाइन को जो बताने का कि इतना जुर्माना इनको लगाया जाएगा, इतना जुर्माना, तो यहाँ पर सेक्शन 16 उसकी बात करता है।
तो आइए इसको रीड करते हैं। वेयर अ सेंटेंस ऑफ फाइन इज इम्पोज अंडर सेक्शन 7, 8, 9, 10, 11 और 13 के 2 में और सेक्शन 14 और सेक्शन 15, द कोर्ट इन फिक्सिंग द अमाउंट ऑफ द फाइन शैल टेकन इनटू कंसीडरेशन द अमाउंट और द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इफ एनी विच एक्यूज इज ऑब्टेन बाय कमिटिंग द ऑफेंस। तो यहाँ पर बोला है कि जो फाइन जो है सेक्शन 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 यहाँ पर जो बात की गई है वो कैसे फिक्स किया जाएगा। तो कोर्ट वो फाइन फिक्स करते हुए क्या क्या चीजें कंसीडर करेगी, तो वो कंसीडर करेगी अमाउंट या फिर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। जो भी यहाँ पर अपराध करके आपने जितना पैसा कमाया होगा या कोई प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे कोई अर्न करी है इस तरीके से इलीगल काम करके, तो उसकी जो वैल्यू है, जो अमाउंट है या फिर कोई वैल्यू है इस प्रॉपर्टी की जो आपने इस एक्ट के अंदर ऑब्टेन करी है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको फाइन लगाया जाएगा। और इसके एक और चीज बोला है कि 13 के 1 के बी में जो हमने देखा था वो एनरिच करता है, उसमें भी जो भी पेक्यूनियरी रिसोर्सेज है, प्रॉपर्टी आपने ऑब्टेन की है इस तरीके से जिसका आप हिसाब नहीं दे पा रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई, तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा और इनको ध्यान रखते हुए जो है फाइन जो है फिक्स की जाएगी, कोर्ट फिक्स करेगी इसको देखते हुए। ये हमारा सेक्शन 16 था। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर 4 की ओर। चैप्टर 4 बात करता है सेक्शन इन्वेस्टिगेशन इनटू केसेस अंडर द एक्ट। सेक्शन 17 पर्सन ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पहले तो यहाँ पे जो कि कौन जो पुलिस ऑफिसर है जो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो ये आपको यहाँ पर जो हम अभी पढ़ने वाले हैं कुछ अथॉरिटीज के नाम, ये हमें बिल्कुल याद होने चाहिए। तो सेक्शन 17 बात करता है पर्सन ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट। तो इस एक्ट के अंदर कौन ऑफिसर है जो इन्वेस्टिगेट करेगा केसेस अगर इस तरीके का पता चलता है कि कहीं पे इस तरीके का कुछ ऑफेंस हुआ है। तो बोला है नो पुलिस ऑफिसर बिलो दी रैंक। तो इन जो रैंक नीचे हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं इससे नीचे का ऑफिसर नहीं होना चाहिए। तो बोला है कि इन केस ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एंड इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। बी बात करता है इन मेट्रोपॉलिटन एरिया जैसे कि बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, अहमदाबाद है, उस केस में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। और अगर कोई और मामला है तो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर पुलिस ऑफिसर इक्विवेलेंट रैंक का हो। तो ये जो बताई गई है अथॉरिटी यहाँ पर कि ये जो पुलिस ऑफिसर है ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। मतलब अगर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस रहेंगे, अगर मेट्रो एरिया की बात की जाए तो एसीपी लेवल का पुलिस ऑफिसर, और कहीं और की बात की जाए तो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई पुलिस ऑफिसर हो, तो वो जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं ऐसा कोई ऑफेंस जो कि पनिशेबल है इस एक्ट के अंदर। ठीक है, ये अथॉरिटीज जो हैं ये इनके नीचे नहीं होना चाहिए। इस लेवल या इस लेवल के ऊपर के जो ऑफिसर होंगे वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं ऑफेंस जो कि पनिशेबल है इस एक्ट के अंदर विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एज द केस में बी और मे मेक एन अरेस्ट। तो ये जो है ये कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। मतलब इनको जीएमएफसी या जो एमएम है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इनके ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बिगर इनके कोई ऑर्डर के इस तरीके का जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं एंड इवन अरेस्ट भी कर सकते हैं विदाउट अ वारंट। ये जो हमने ऑफिसर्स देखे ये इस तरीके का कर सकते हैं। प्रोविजो बात करता है प्रोवाइडेड दैट if a police officer not below the rank of an inspector of police is authorized by the state government in this behalf by general or special order, he may also investigate such offense without the order। तो यहाँ पर बोला गया है प्रोविजो में कि ऐसा कोई पुलिस ऑफिसर जो कि इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के लेवल का है, इस रैंक का है, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की रैंक का है, अगर स्टेट गवर्नमेंट उसको ऑथराइज कर देती है तो वो भी, अगर जनरल या स्पेशल ऑर्डर से स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज कर देती है तो वो भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है एन ऑफेंस में, वो भी विदाउट द ऑर्डर ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बिगर कोई ऐसे ऑर्डर के भी वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अदरवाइज देखा जाए तो ऑर्डर चाहिए, बट ये जो अथॉरिटीज है इनको ऑर्डर वगैरह इस तरीके का नहीं चाहिए होगा और ये डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं या फिर अरेस्ट भी ये विदाउट वारंट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोविजो बात करता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट एन ऑफेंस रिफर्ड टू इन क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ 13। अभी सेक्शन 13 का जो क्लॉज 1 का बी अभी हमने पीछे पढ़ते आए हैं जिसमें बताया गया था कि वो कोई पब्लिक सर्वेंट क्रिमिनल मिसकंडक्ट कर रहा है बाय इलिसिटली एनरिच कर रहा है खुद को। तो अगर इस तरीके का वो कोई अपराध कर रहा है तो वहां पर इन्वेस्टिगेशन उस ऑफेंस में कौन कर पाएगा, तो यहां पर बोला गया है नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो एसपी लेवल का अधिकारी होना चाहिए, वही इन्वेस्टिगेशन कर सकता है ऐसे अपराध में और कोई नहीं कर पाएगा इस तरीके का। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन बोला है विदाउट द ऑर्डर ऑफ पुलिस नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसपी ही जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो पहली बात तो हमें ये भी याद रखना है, जितनी भी अथॉरिटीज अभी हमने इसमें पढ़ी हैं वो हमें मालूम होनी चाहिए कि डीएसपी के केस में वहां पर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है, मेट्रो एरियाज के केस में एसीपी की बात की गई है और बाकी कहीं पर भी अगर कोई एल्सवेयर कहीं दूसरा कोई केस है इस तरीके का डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की बात की गई है।
ये हमारा सेक्शन 17 था। सेक्शन 17A बात करता है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस रिलेटेबल टू रिकमेंडेशन मेड और डिसीजन टेकन बाय पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल फंक्शंस और ड्यूटीज। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे बोला है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर, नो पुलिस ऑफिसर शैल कंडक्ट एनी इंक्वायरी। अब यहाँ पर बात किस चीज की हो रही है, जांच या पूछताछ या अन्वेषण की बात की जा रही है। तो यहाँ पर बोला है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर कंडक्ट नहीं कर पाएगा ऐसी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन ऐसे ऑफेंस में जो कि पब्लिक सर्वेंट ने इस एक्ट के अंदर कमिट किया है। अगर उसने वो चीज की गई है, वो ऑफेंस जो किया है वो उसने एज अपने ऑफिशियल फंक्शन को डिस्चार्ज करते वक्त अगर ऐसा कोई उसने अपराध किया है तो नहीं करा जा सकता अनटिल विदाउट द प्रीवियस अप्रूवल। तो यहाँ पर बोला है कि पहले अगर इस तरीके के कोई पुलिस ऑफिसर को अगर कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसको अप्रूवल लेनी होगी। अब किसकी अप्रूवल लेनी होगी अगर ऐसा कोई अपराध किया है किसी पब्लिक सर्वेंट ने उसमें इन्वेस्टिगेशन करने से पहले? तो नीचे कुछ अथॉरिटीज दी हैं, आइए देख लेते हैं एक बार। क्लॉज ए बात करता है इन द केस ऑफ पर्सन हु इज और वाज एम्प्लॉयड एट द टाइम व्हेन द ऑफेंस वाज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन। अगर यहाँ पर वो कहीं सेंट्रल उसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर वो कोई एम्प्लॉयड है जिस समय ये ऑफेंस कमिट हुआ है तो उसको हमको जो है जो पुलिस ऑफिसर है उसको किससे परमिशन लेनी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, अप्रूवल लेनी होगी इस तरीके का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अगर नेक्स्ट बी बात करें तो स्टेट की बात की गई है, अगर वो स्टेट में एम्प्लॉयड है जब ऑफेंस कमिट हुआ है तो हमें स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन अप्रूवल लेनी होगी ऐसे कोई अपराध को इन्वेस्टिगेट करने से पहले। सी का वाला केस देखें तो उसमें बोला है कि इन द केस ऑफ एनी अदर पर्सन ऑफ द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू रिमूव। अगर कोई अदर केस है इस तरीके का तो जिस अथॉरिटी के पास, जो भी अथॉरिटी है जो कॉम्पिटेंट है कि जो उसको रिमूव करने की पावर रखती है, जो उसके सुपीरियर ऑफिसर होगा कोई जो रिमूव कर सकता है उसको, उसकी अप्रूवल लेनी होगी। तो हमें यहाँ पर 3 अप्रूवल लेनी होंगी अगर अलग अलग केस में। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल, स्टेट में है तो स्टेट में एम्प्लॉयड है तो स्टेट की अप्रूवल, या फिर अगर ऐसा दोनों में नहीं तो अगर जो भी अथॉरिटी उसको रिमूव करने का अधिकार रखती है उसकी अप्रूवल लेके ये पुलिस ऑफिसर जो है इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। नेक्स्ट प्रोविजो बात करता है कि ऐसे कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी किस केस में? उस केस में जहां पर वो अरेस्ट किया जा रहा है ऑन द स्पॉट ऑन द चार्ज ऑफ एक्सेप्टिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्सेप्ट एनी अनड्यू एडवांटेज फॉर हिमसेल्फ और अदर पर्सन। मतलब अगर सपोज करिए एग्जांपल ले कि अगर उसको इस तरीके से उनको अगर इंफॉर्मेशन मिलती है कि ऐसा कहीं पर कुछ होने वाला और रंगे हाथों पकड़ लेते हैं ऑन द स्पॉट, वो इस तरीके का कुछ पैसा ले रहा है पब्लिक सर्वेंट कोई ऐसा काम करने के लिए, तो यहां पर कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रोविजो बात करता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कंसर्न अथॉरिटी शैल कन्वे डिसीजन अंडर दिस सेक्शन विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फॉर विच मे फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बाय सच अथॉरिटी बी एक्सटेंडेड बाय अ फर्दर पीरियड ऑफ 1 month। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रोविजो बात करता है कि जो कंसर्न अथॉरिटी है अगर इनसे जब बोला जाएगा कि हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है और वो अप्रूवल ले रहे हैं तो इनको 3 महीने के अंदर अंदर अप्रूवल दे देनी है। और इन केस अगर ये एक्सटेंड भी करते हैं तो मैक्स टू मैक्स 1 महीने तक और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हम देखें 3 महीना प्लस 1 महीना एक्सटेंड करके 4 महीने तक तो इनको अप्रूवल दे देनी होगी अगर ऐसा कोई ने अपराध किया है और कोई पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के लिए इनसे अप्रूवल ले रहा है। तो यहां तक था हमारा सेक्शन 17। आई होप आपको क्लियर होगा, आई होप आपको वीडियो यहां तक समझ में आया होगा अभी तक हमने जो पढ़ा है। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, सेक्शन 18 से हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।